नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने 1 मई को कहा कि उनके पास कोई जादुई चिराग नहीं है जो अगले साल के संसदीय चुनाव से पहले विपक्षी एकता की भविष्यवाणी कर सकें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी दलों को देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक साथ आने की जरूरत का एहसास होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए प्रयास जारी हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छी भावनाएं प्रबल होगी और वो सब एक साथ आएंगे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भीख नहीं मांगेगी, लेकिन पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जो इस साल के अंत में होने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 1 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्रयास पर कटाक्ष किया है। कुशवाहा ने दावा किया कि उनकी पूरी कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और वो केवल विपक्ष की एकता की धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंततः विफल हो जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रयास का कोई परिणाम नहीं होगा। आप विपक्षी नेताओं की बैठकें करते पाएंगे, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में लौट आएंगे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष की एकता का आभास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो विफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है और लोग इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। जनता गंभीरता से सोचेगी कि अगले 5 साल के लिए सत्ता किसे सौंपे। कुशवाहा ने कहा कि आपको लगता है कि लोग ऐसे नेताओं को सत्ता में देंगे जो आपस में लड़ते रहते हैं। कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कुशवाहा ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वो भविष्य में कभी भी अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर 91 बार गाली देने के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने तिरुवेकरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गालियां दी, लेकिन आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? इस पर तो कोई बात नहीं की। आप कैंपेन के लिए कर्नाटक आए, लेकिन कर्नाटक के बारे में कोई बात ही नहीं की। राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी के बारे में है, बल्कि ये चुनाव कर्नाटक की जनता के बारे में है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हिंसा हुई तो आपने क्या किया? पानी बांटने के मुद्दे पर आपने क्या मदद की? बेरोजगारी के लिए क्या किया? बाढ़ आई तो क्या किया? राहुल ने कहा कि अपनी बात करनी है तो जरूर कीजिए, हम सब नेताओं की बात करते हैं और आप कर्नाटक में आते हो, अपने नेताओं की बात ही नहीं करते, येदियुरप्पा की बात नहीं करते, बोम्मई जी का नाम नहीं लेते, बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले लिया करो। थोड़ा सा आदर कर दो, आपका कम नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। राहुल ने इस दौरान जनता से कहा कि आप 150 से अधिक सीटें देंगे तभी बीजेपी हमारे विधायकों को नहीं खरीद पाएगी, नहीं तो खरीद लेगी और 40% कमीशन को बढ़ा के 60% कर देगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार अभियान तीखा होता जा रहा है। पीएम मोदी की कर्नाटक में 2 दिन से रैलियां हो रही हैं। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, लेकिन कांग्रेस ने आज पोस्टर जारी करके उस हमले का कड़ा जवाब दिया है। कांग्रेस का पोस्टर जहां सोशल मीडिया पर वायरल है, वहां राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ता ये पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए पे सीएम क्राई पीएम पोस्टर जारी किया है। इसका संदर्भ ये है कि कांग्रेस पिछले 1 वर्ष से कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर क्राई पीएम QR कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की तस्वीर को व्यापक रूप से साझा किया है। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी की आलोचना करते हुए एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें प्रियंका कहती नजर आ रही हैं, ये पहला पीएम है जिसे हमने गाली देते हुए देखा है। पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे 91 बार गालियां दी हैं। इस पर कल रविवार को प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैंने पहली बार किसी पीएम को इस तरह रोते हुए देखा कि उसे 91 बार गालियां दी गई। उस पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि किसने उन्हें कितनी बार गालियां दी इसकी सूची है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बेटे प्रियांक के कथित बयान को लेकर कहा है कि प्रियांक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने गाली देने वाले सांसद पर हमला किया था। बता दें, रिपोर्ट थी कि प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें नालायक बेटा कहा। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका खंडन किया है और कहा कि उन्होंने गाली देने वाले सांसद पर हमला किया था। फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं। बता दें, खबर थी कि खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताते हैं, लेकिन अगर बेटा इतना नालायक होगा तो घर कैसे चलेगा। उन्होंने बंजारा समुदाय के लिए आरक्षण की समस्या खड़ी कर दी है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्य के सीएम बासवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पार्टी ने फ्री 3 गैस सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। बीजेपी के चुनावी वादों में पहला, उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर सभी बीपीएल परिवारों को सालाना 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर नगर निगम के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित किया जाएगा। पोषण योजना शुरू करेंगे, जिसमें हर बीपीएल परिवार को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो गेहूं और 5 किलो मोटे अनाज मिलेंगे। चौथे नंबर पर कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। राज्य में एनआरसी लाया जाएगा ताकि गैर कानूनी रूप से दाखिल हुए लोगों को बाहर किया जा सके। सरकारी नौकरी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आरक्षण में 58% आरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अंतरिम राहत है। कोर्ट इस मामले में जुलाई में फिर सुनवाई करेगा। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में अनुसूचित जनजाति को 32%, 12% अनुसूचित जाति को और 14% अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया, 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें, तभी सही न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहेंगे तो भी इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इससे इस्तीफा नहीं मांगा है। ये खुद कह रहा है ये इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी इसे बचाने में लगे हैं। क्यों? प्रियंका ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी कह दीजिए, देश के खिलाड़ियों को न्याय देने की शुरुआत करिए, आपकी ही हामी का इंतजार है। बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आलाकमान के लिए आफत ही खड़ी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने ही सिंह से कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी से चिपके रहो, चाहे महिला खिलाड़ी कितना भी विरोध करते रहें। लोगों का कहना है कि देश की पहलवानों से जुड़ी इस खबर का असर जाने अनजाने में कर्नाटक चुनाव में भी पड़ने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पहलवानों का साथ देने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और पहलवानों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, आखिर पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अब एफआईआर को सार्वजनिक नहीं करना मंशा को दर्शाता है कि एफआईआर हल्की है और शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि नहीं करती है। मंशा साफ है और कोशिश है कि अभियुक्त को बचाने की। क्या चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है? जिस पुलिस अधिकारी ने एफआईआर में देरी की, उस पर 166 के तहत एक्शन क्यों नहीं हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के फैसले के अनुसार कॉग्निजेबल अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। पॉक्सो के तहत दर्ज मामले गैर जमानती होते हैं, तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? बता दें, इससे पहले प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंची थी। कांग्रेस के बाकी नेता भी पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का सोमवार 1 मई को धरने का 9वां दिन है। इस बीच ब्रजभूषण ने अपने खिलाफ आरोपों को झूठा बताते हुए खिलाड़ियों पर साजिश करने का आरोप लगाया है कि वे कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहती हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण का अहंकार रावण से भी बड़ा है। एबीपी न्यूज के अनुसार आरोपों पर बोलते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मीडिया को उन्हें बोलने के लिए मंच नहीं देना चाहिए। खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं और वो मेडल जीतने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश में कितने लोग सांसद बनते हैं और कितने लोग ओलंपिक मेडल जीतते हैं? आज तक मुश्किल से 40 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जबकि हजारों लोग सांसद बन चुके हैं। बता दें, रविवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला पहलवानों को सुरक्षा भी मुहैया कराई है।
कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस बीच वो महिला पहलवानों के आरोपों को नकार रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई के साथ खड़े हैं। बता दें, कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के नेता महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। हालांकि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं, इनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय के हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए वो सच्चाई जानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद शुक्रवार 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। छत्तीसगढ़ के वयोवृद्ध आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आदिवासी नेता नंद कुमार ने संकेत दिया कि भाजपा में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर है और उन्हें पार्टी में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें ही वो शामिल हो गए। नंद कुमार साय ने कहा कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो में वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने उम्मीद जताई है कि भाजपा अब ठीक से काम करेगी। उल्लेखनीय है कि नंद कुमार साय 2003 से 2005 के बीच छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख थे और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले वो 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख थे। 2017 में साय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख बनाया गया था। वो पूर्व 2 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। रविवार को गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा शहर में पुरुषों के एक समूह ने बिल्किस बानो के रिश्तेदार और रिश्तेदार के बेटे को कथित तौर पर पीटा। दोनों का आरोप है कि हमलावरों ने बिल्किस से संबंध होने के कारण उन्हें निशाना बनाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत घाची और उनका बेटा आसिफ बकरी बेचने के लिए लिमखेड़ा के एक बाजार गए थे। रिपोर्ट ने घाची को कोट कर कहा है कि प्रवेश द्वार पर उमेश के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने प्रवेश शुल्क मांगा। मैंने उसे 500 रुपये दिए, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। इससे कुछ बहस हुई और उसने मुझसे मेरे पैतृक शहर के बारे में पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मैं रणदिकपुर से हूं, तो उमेश ने मुझे ये कहते हुए गाली देना शुरू कर दिया कि मैं बिल्किस बानो के परिवार से हूं। जल्द ही उसने और अन्य लोगों ने मेरे और मेरे बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। गांची ने कहा कि वो रणदिकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन उन्हें फिर से लिमखेड़ा थाने जाने को कहा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हिंसा में घाची की एक टांग टूट गई है, जबकि हासिफ के सिर में चोटें आई हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। यह याचिका दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दाखिल की है। बता दें, आनंद मोहन IAS अफसर जी कृष्णैया की हत्या के दोषी थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बिहार सरकार ने आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्हें जेल से बरी कर दिया गया है। इसी मामले में दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने CJI से दरख्वास्त की कि मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। CJI उनकी गुहार पर बोलते हुए उन्होंने आदेश दिया कि 8 मई को मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है। विवाह को उससे पहले भी तोड़ा जा सकता है। बार एंड बेंच के मुताबिक 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि 2 सहमति देने वाले पक्षों के बीच होने वाली शादियों में अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो उस आधार पर उस शादी को भंग किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय S. ओका, विक्रम नाथ और JK माहेश्वरी की बेंच ने अनुच्छेद 142 का हवाला दिया और फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित 6 महीने की अवधि को खत्म किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अदालत को इस संबंध में पूर्ण न्याय करने का अधिकार है।
सोमवार को बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना सीएम आवास के खिलाफ है, जिसमें बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी सोमवार से फ्लैग स्टाफ रोड के 6 सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना करेगी। सचदेवा ने कहा कि इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है, ये घोटाला ऐसे समय में किया गया जब दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर थी और इससे हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856.50 रुपए हो गया है। पहले दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2028 रुपए का था। पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर के दामों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों में देखने को मिला है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार करने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बीते कई सालों के दौरान राज्य में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिना कोई गैर कानूनी तरीका अपनाए धर्म प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जब तक कि वो ऐसा करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल ना करें और लोग जिस धर्म का पालन करना चाहें उसको चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।